हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। देखिए, आज जो ये हम टॉपिक लेकर के आए हैं, इसमें सभी इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो आपके अभी तक जितने भी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है, इस सभी फार्मूला से न्यूमेरिकल आ चुका है। चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, एएलपी हो, एनटीपीसी हो, सभी एग्ज़ाम में आया है। तो आप देखिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और आपके न्यूमेरिकल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप पहले 2-3 पेज में मैं दिया हूँ वो बेसिक है, उसके बाद सारे के सारे फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि बेसिक इसलिए मैं लिखा हूँ पहले, क्योंकि बेसिक भी जरूरी होता है, कई लोगों को बेसिक भी देखना होता है। चलिए देखिए, पहला क्या है कि वेलोसिटी का फार्मूला। वेलोसिटी का क्या होता है, यानी कि वेग का विस्थापन बटा में समय। और देखिए यहाँ पे चाल का जो है वो क्या है, यानी कि स्पीड का दूरी बटा में समय। तो इसमें थोड़ा सा 1 मिनट अंतर देख लीजिए। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है अगर, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखें कि अगर ये हाइपोटेनस है, ठीक है, और ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये बेस है, ठीक है, तो यहाँ से अगर कोई बंदा यहाँ से अगर चलना शुरू किया यहाँ से, और ये चलते चलते यहाँ तक आया, तो ये क्या हो गया, दूरी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दूरी। ठीक है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आया, इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन। ठीक है, ये हो गया अपना विस्थापन और ये हो गया दूरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 3 नंबर में क्या है, त्वरण, एक्सीलरेशन। तो वेग में जो परिवर्तन होता है वही को त्वरण बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे वेग में, यानी कि इसको ए से डिनोट करते हैं, इसको थोड़ा देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी कितना v2 हो गया और इनिशियल कितना था v1 था, तो बटे में कितना टाइम t। तो यही होता है वेग में परिवर्तन बटा में टाइम जो होता है, यही होता है यानी कि एक्सीलरेशन। बल देखिए, फोर्स, मास इंटू एक्सीलरेशन, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, मास इंटू एक्सीलरेशन जो होता है वो क्या होता है, बल यानी कि फोर्स। कार्य क्या होता है, तो बल गुने जो विस्थापन होता है वही होता है कार्य। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, ये पूछ रहा है शक्ति यानी कि पावर। तो कार्य जो भी वर्क हुआ यानी कि कार्य बटा में कितना टाइम जो होगा, तो यही हो जाएगा आपका क्या, पावर। संवेग क्या होता है, यानी कि मोमेंटम। तो द्रव्यमान इंटू में वेग, ये मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू में भी, यही होता है मोमेंटम। ठीक है, गतिज ऊर्जा, देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। यहाँ पे वी वेलोसिटी होता है और एम जो होता है क्या होता है, मास होता है। यानी कि स्थितिज ऊर्जा जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ये एम जी एच होता है। ठीक है, यहाँ पे एम क्या होता है, मास होता है, जी होता है जो ग्रेविटी होता है वो होता है, जिसका वैल्यू आप 9.81 लेते हैं, या कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है तो आप 10 भी ले लेते हैं। ठीक है, ये किसी भी हाइट के लिए ये क्वेश्चन का वैलिड होता है। ये जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई मास दे दिया, बोला कि इतना ऊंचाई पे है तो उसका एनर्जी कितना है उसके अंदर, तो आपको एम जी एच कर देना, बस तीनों का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, दाब यानी कि प्रेशर। तो ये क्या होता है, बल बटा में एरिया, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है यही होता है दाब। यानी कि किसी भी जगह पे, मतलब जो दाब कितना लग रहा है और वो कितना एरिया पे लग रहा है, उस एरिया से डिवाइड कर देते तो हमें प्रेशर मिल जाता है। ये क्या है, आवेग, इम्पल्स। तो ये क्या होता है, बल गुने में समय होता है। जो भी आपका फोर्स है उसमें अगर आप टाइम से गुना कर दीजिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा, इम्पल्स निकल जाएगा। इसका यूनिट भी कभी कभी पूछ लेता है, तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा इसका यूनिट। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बल आघूर्ण, टॉर्क। देखिए ये अभी पूछा तो नहीं गया, लेकिन काफ़ी संभावना है कि जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, बल आपके पास जो भी है फोर्स, ठीक है, इनटू में क्या, इसमें डिस्टेंस वो होता है, क्या लिखा है, लंबवत, मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, उससे हम गुना कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल जाता है, टॉर्क निकल जाता है। देखिए यहाँ पे प्रतिबल, स्ट्रेस क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया। देखिए प्रेशर और ये दोनों का फार्मूला सेम होता है और यूनिट भी सेम होता है, दोनों का पास्कल होता है, पास्कल बोलिए या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलिए, तो दोनों का सेम ही होता है। लेकिन आपको प्रेशर बोल दे या मतलब स्ट्रेस बोल दे, प्रति बल, तो आपको दोनों के लिए फार्मूला सेम ही लगाना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है कि विकृति, यानी कि इसको इंग्लिश में स्ट्रेन बोलते थे। क्या होता है, यानी कि लंबाई में जो वृद्धि हुआ बटे में क्या, प्रारंभिक लंबाई कितना था। मान लीजिए कि देखिए, जैसे कि मैं थोड़ा सा बता देता, देखिए मान लीजिए कि इसका लंबाई कितना है 10, इसको हम अब क्या किए, खींच करके और 1 बढ़ा दिए। ठीक है, तो इसमें वृद्धि कितना हुआ, 1 का। अब पहले कितना था, 10, तो अगर हमें इसका स्ट्रेन पूछेगा विकृति तो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका स्ट्रेन यानी कि विकृति। यहाँ देखिए, विशिष्ट ऊष्मा पूछा गया, यानी कि स्पेसिफिक हीट। इसका होता है फॉर्मूला कि ऊष्मीय ऊर्जा बटे में कितना, द्रव्यमान इंटू में जो ताप में मतलब जितना भी अंतर है। तो इसका अगर मान लेते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा अगर आपको गिवन है H, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो मास गिवन है वो, और हो सकता है कभी टेम्परेचर में आपको डिफरेंट दे दे डायरेक्ट निकाल के, या तो कभी T1 T2 आपको दे दे, तो आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंट पहले निकाल लेना है। तो आपके पास ये फिर फार्मूला लगा करके आपको ये स्पेसिफिक हीट निकाल लीजिएगा। अब देखिए थर्मल कैपेसिटी,
या इसको ऊष्माधारिता बोलते हैं। तो ये क्या होता है, द्रव्यमान इंटू में विशिष्ट ऊष्मा, जो अभी आप यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा निकाले हैं वही होता है। तो अगर इसमें आप m से गुना कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा, इसके मतलब क्या हुआ कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा h बाई में कितना, जो डेल्टी है वो यहाँ पे h क्या था, तो h यहाँ पे ऊष्मीय ऊर्जा था। ठीक है, अब यहाँ पे गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट देख लीजिए, लेटेंट हीट क्या होता है, तो ऊष्मीय ऊर्जा और बटे में क्या होता है, द्रव्यमान होता है, इसका भी मास होता है, जो यहाँ पे लिख दिया हूँ। आगे देखिए आगे क्या है कि आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होता है, देखिए सबसे पहले बात इसका यूनिट क्या होता है, तो एच जेड हर्ज होता है। आई फ्रीक्वेंसी होता क्या, इसको हम तो या तो एफ से लिखते हैं या एन से लिखते हैं। इसको क्या 1 टाइम होता है, ये जो भी आपके पास टाइम है आवर्तकाल है उसको 1 कर दीजिए तो आपको फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। इसका मतलब इसका यूनिट 1/सेकेंड के फॉर्म में भी हमें लिखा हुआ मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। अब अगला देखिए कोण, एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो एंगल क्या होता है, चाप बाई त्रिज्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी वो होता है कि कोण कितना बनाया और वो कितना टाइम में बनाया। ठीक है, तो वही हो जाता है क्या, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपका ये कोई सर्कल है, ठीक है, आपका यहाँ पे अगर एंगल बन रहा है, मान लीजिए कि कुछ भी थीटा, ठीक है, और ये कितना टी टाइम में बन रहा है, तो यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि थीटा बाई में टी। ठीक है, थीटा बाई में टी हो जाएगा, यही आपका एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। देखिए ये क्या कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं। ये क्या होता है कि जो भी मास है आपका, मास गुने में दूरी, अगर हम डी मान लेते तो दूरी का स्क्वायर। इसका यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब हमेशा पूछता है एग्जाम में। तो यूनिट क्या हो जाएगा, kg इंटू में मीटर स्क्वायर, इसका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट होता है। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखिए। आगे देखिए क्या है कि कोणीय संवेग के बारे में बात कर रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है, कोणीय संवेग को इंग्लिश में एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण इंटू में कोणीय वेग। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर चाहिए तो इस पेज को आप इस फार्मूला को छोड़ भी सकते हैं, या आपको अगर देखना है तो देख लीजिए। अब जो आगे आ रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिए, यहाँ से तो आप लिख लीजिए कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये पहला देखिए गति का समीकरण। ठीक है, गति का समीकरण जो है ये क्या बोलता है कि पहला, दूसरा और तीन गो गति का जो समीकरण है वो है, ये पहला है जो v इक्वल टू में u प्लस में at है, दूसरा है s इक्वल टू में ut प्लस में हाफ at स्क्वायर है, और तीसरा जो है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2as होता है। ये किसको हम क्या बोलते हैं, ये हम यहाँ पे इधर लिख दिए। देखिए जैसे कि लिख दिए क्या, u इक्वल टू क्या प्रारंभिक वेग होता है, v इक्वल टू में अंतिम वेग होता है, s इक्वल टू में क्या होता है कि कितना दूरी चला गया, और t इक्वल टू टाइम, और क्या a इक्वल टू में त्वरण है। ठीक है, आपको इसमें समझने वाली बात क्या है ये पहले समझिए। अगर आपको गति का पहला समीकरण पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है कि जो मैं पहला लिखा हूँ यही पहला है। कई बार पूछ चुका है कि गति का दूसरा समीकरण कौन है, तो आपको गति का दूसरा समीकरण होगा जो ये हो जाएगा, जो मैं बी नंबर में लिखा हूँ, एस इक्वल टू में यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि मैं 1 मिनट रुकिए मैं बताता हूँ। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको इस जो पहला इक्वेशन है इसमें क्या है कि ये जो आपको रिलेशन बताता है ये चाल और किस में, समय में बताता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन को कंसीडर नहीं करके चलना है और इनिशियल वेलोसिटी को आपको क्या मान लेना है, 0। तो आपको पहला इक्वेशन जो है गति का वो चाल और समय में रिलेशन बताता है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से दूसरा जो है मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, दूरी गुने में क्या, समय, दूरी गुने में समय। देखिए क्योंकि यहाँ पे ये हो गया आपका दूरी, ठीक है, और ये हो गया फिर से क्या, समय, जो यहाँ पे है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अगर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन एक टी यहाँ पे भी तो है, आप देखें ना इसमें ए के साथ, एक्सेलरेशन के साथ है, और ये एक्सेलरेशन यहाँ पे भी कंसीडर नहीं करना है। तो मतलब आपको ये दूरी और समय में दिखा दिया रिलेशन। अब तीसरा देखिए, तीसरा किस में दिखा रहा है, चाल में और दूरी में दिखा रहा है। मैं इसका PDF भी दे दूंगा, आप आराम से PDF में भी पढ़ लीजिएगा। तो यार देखिए यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी और यहाँ पे क्या, दूरी। तो ये दिखा रहा है चाल गुने में दूरी का रिलेशन दिखा रहा है। तो ये आपको सब याद होना है। पहले तो आपको तीनों फार्मूला याद होगा लाइन से, लेकिन होना चाहिए ए नंबर ए पर होना चाहिए, बी बी ए पर और सी सी ए पर होना चाहिए। तभी आपको वहाँ पे पता चलेगा कि दूसरा इक्वेशन कौन है, पहला कौन है और तीसरा कौन है। और तब आपको अपने आप वहाँ पे पता चल जाएगा कि अगर आपको पूछेगा, मान लीजिए कि आपको अचानक पूछ दिया दूरी गुने समय, तो आपको तीनों इक्वेशन पता रहेगा, तुरंत पता चला अच्छा दूरी यहाँ पे और टाइम यहाँ पे। और या अगर दूरी गुने में आपको चाल पूछेगा तो अच्छा दूरी इसमें आ रहा है तीसरा नंबर में और चाल इसमें आ रहा है तीसरा नंबर में। ठीक है, तो इस ढंग से आपको इसको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे है क्या कि जब कोई वस्तु ऊपर की ओर जाता है, जब वस्तु ऊपर की ओर जाता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे जी नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, इसका कंसेप्ट क्या है,
ये मैं अच्छे से डिस्कस कर दूंगा कहीं और पे, लेकिन यहाँ शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ। देखिए जी जो है वो हमेशा कैसे लगता है, नीचे की तरफ लगता है, ठीक है। तो अगर हम ऊपर से कोई भी अगर मास है, इसको अगर हम गिराते हैं नीचे की तरफ, तो क्या होगा, ग्रेविटी भी नीचे की तरफ लग रहा है और मास का भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, तब के केस में पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम नीचे से कोई मास है ये, उसको अगर हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो ये मास का जो एक्सेलरेशन है ये ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है, लेकिन ग्रेविटी नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए इसमें जब नीचे की तरफ मतलब ऊपर की तरफ जाते होता है तो यहाँ पे क्या नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब नीचे की तरफ आते रहते हैं तो इसको सपोर्ट करते रहता है जी को, तो इसीलिए पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आपको सिंपल ध्यान क्या रखना है कि जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जब हमारे पास मास यहाँ पे है और हम इसको ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं, तो इसके साथ जो मास है और एक्सेलरेशन ए है ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन इसको जी कहाँ लगा रहा है, नीचे की तरफ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब विपरीत दिशा में हो रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण यही है, बस आपको क्या करना था यहाँ पे कि जी के मतलब ए के जगह इसमें हम क्या चेंज किए हैं, जी को चेंज किया और जी यहाँ पे नेगेटिव लिए, किस लिए, क्योंकि ये वस्तु ऊपर जा रहा है। अगर यही वस्तु यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है तो मतलब यहाँ ये मास है, ये ए भी नीचे की तरफ आ रहा है और जी भी इस पे नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव और अगला भी वी स्क्वायर वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तीनों फार्मूला को आप याद रखिएगा। हालांकि फार्मूला तो पीछे वाला ही है, ए की जगह आपको जी को रिप्लेस करना है और आपको ध्यान क्या रखना है कि हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो जी नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि जो मास ऊपर से गिर रहा है तो उसमें क्या है कि ए नीचे की तरफ लग रहा है एक्सेलरेशन, लेकिन जी जो ग्रेविटी है ऊपर के मतलब जी नीचे की तरफ लग रहा है और ए ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए कहीं आप कंफ्यूज ना कर जाइएगा। देखिए ये मास है, ठीक है। अब इस केस में क्या है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा था, तो इसमें इस मास के साथ जो एक्सेलरेशन है किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, लेकिन जो ग्रेविटी जी लग रहा है वो किधर, नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो यहाँ पे माइनस आ गया। लेकिन इस केस में क्या है कि ये मास है, ये ऊपर से गिर रहा है, तो यहाँ पे इस मास के साथ जो एक्सेलरेशन था वो भी नीचे की तरफ लग रहा है, जी भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति में क्या क्या रिलेशन हो सकता है, कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है, वो सब मैं भर दिया हूँ इसमें, आप ध्यान से देखिए। देखिए पहले बात क्या होता है, कार्य यानी कि वर्क जो होता है, ये होता है एक्चुअल फार्मूला जो होता है फिजिक्स में वर्क का, वो होता है फोर्स गुने में डिस्प्लेसमेंट इंटू में कॉस थीटा होता है, ठीक है। अगर आपको एंगल कोई भी गिवन होगा तो आपको फार्मूला यही लगाना है वर्क के लिए, ठीक है। अगर एंगल नहीं गिवन होगा तो फिर आपको वर्क इक्वल टू क्या लगा लेना है, एफ इंटू में डी, जो भी आपका डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है वो, ठीक है। अब देखिए कार्य जीरो कहाँ कहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसके मतलब कॉस 90 कितना होता है, कॉस आपको 90 की बात करें तो जीरो, इसके मतलब जहाँ जहाँ भी डिस्टेंस जो मतलब मान लिया कि फोर्स किसी मतलब मान लिया कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब ये 90 डिग्री का एंगल जहाँ भी बनेगा उस सभी जगह पे कार्य जीरो होगा। इसमें हम 2-3 कंडीशन लिखे, इसको आप देख लीजिए, यही क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में टपकता है और जब आपको पता न रहता है तो गलती होने का चांस बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल विस्थापन के लंबवत होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, कार्य जीरो हो जाएगा। जब ये विस्थापन के लंबवत, जो विस्थापन होगा वो लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो कार्य जीरो हो जाएगा। और कहाँ पे होता है, तो देखिए ग्रहों की गति में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि ग्रहों की गति जो है उसमें कार्य क्या होगा, तो उसमें शून्य होता है। अब ये देखिए यहाँ पे नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन की गति होता है उसमें भी कार्य क्या होता है, जीरो, क्योंकि उसमें जो विस्थापन होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो उसका भी जीरो होता है वर्क। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। चलिए आगे पेज में देखता हूँ। देखिए यहाँ पे पावर यानी कि शक्ति का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो कार्य बटा में समय होता है। आप इसको कार्य बटा में समय मतलब क्या, आप फोर्स गुने में डिस्प्लेसमेंट कर दिए तो आपको ये क्या कार्य निकल गया, अब बटा में समय कर दीजिएगा तो क्या, यही तो हो गया शक्ति का फॉर्मूला। लेकिन आपको कभी कभी वेलोसिटी के टर्म में भी दे देगा, तो देखिए ये तो आपको फोर्स ही रह गया, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी नहीं हो गया, तो वेलोसिटी इंटू में फोर्स भी कीजिएगा तभी भी आपको पावर निकल जाएगा। अब पावर का यूनिट क्या होता है, तो वाट होता है ये, ठीक है। चलिए गतिज ऊर्जा देखिए, काइनेटिक एनर्जी, तो ये होता है कितना, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, जहाँ पे एम क्या होता है मास और वी क्या होता है वेलोसिटी होता है। स्थिति ऊर्जा देखिए पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये रिलेशन देखिए काफ़ी टाइम पूछा गया, संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध क्या है, तो आपको ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू संवेग में जो पी यहाँ पे क्या है संवेग है, ठीक है, और ये काइनेटिक एनर्जी, तो इसका रिलेशन क्या होता है पी स्क्वायर बाई में 2m। हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए जैसे कि आप क्या जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू में हाफ
एम वी स्क्वायर। आप ये भी जानते हैं कि मोमेंटम पी इजकल टू जो कितना होता है एम वी होता है, ये भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। मोमेंटम पी इंटू वी होता है। अब यहाँ पे हम इसको क्या करें कि एक मास से एम ऊपर में भी गुना कर देते और नीचे में भी एम से गुना कर देते, कर दे, ठीक है। यहाँ पे पहले एगो मास था, अब एगो मास से गुना करते थे, 2 गो मास हो गया। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि एम वी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और बट्टे में क्या 2m लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए यही तो एम वी पी के बराबर है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा, एम वी की जगह पी, तो मतलब पी स्क्वायर और बट्टे में कितना 2m इजकल टू में क्या काइनेटिक एनर्जी। तो यही तो हो गया काइनेटिक एनर्जी। आपको अगर ये काइनेटिक एनर्जी कभी कभी आपको ये पी पूछ दे तो आप क्या कीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी इंटू में 2 इंटू में m और रूट के अंदर ये भी मैं यहाँ पे रिलेशन ये लिख दिया हूँ, ये देखिए ये लिख दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी इजकल टू यहाँ मैं बना के भी दिखा दिया हूँ, ठीक है। ये PDF में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आगे देखिए ये नोट में मैं जो पॉइंट लिखा हूँ ये VVI है, क्योंकि इसी पॉइंट सबको मिस्टेक करके लोग ऑप्शन में गलत टिक लगा लेते हैं, जो गलत ऑप्शन भी दिया रहता है, ठीक है। देखिए काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें क्या होता है मास और वेलोसिटी का होल स्क्वायर होता है। अगर मान लीजिए वेलोसिटी का वैल्यू आप कुछ भी डालिए फिर भी क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ही देगा, और मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी दोनों हो सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे। और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है जूल, ठीक है। देखिए एक चीज़ और ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि यानी कि ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, तो उसका होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक। लेकिन आपको बड़ा पूछ ले तो किलोवाट आवर होता है बड़ा मात्रक, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻90 जूल। और ये तो पता ना कई बार पूछा गया है एग्जाम में। 1 किलोवाट आवर इजकल टू होता है 3.6 इंटू में 10⁻6 जूल के बराबर होता है। देखिए अब आपको कभी कभी क्या करता है वो कि आपको वर्क पूछ लेता है, ठीक है, और वो मास भी दे देगा, ठीक है, और 2 वेलोसिटी दे देगा, एगो फाइनल एगो इनिशियल दोनों देगा। तो आपको क्या करना है, सेम एज काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए निकाल लेना है, और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आया उसमें से आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी घटा लेना है, आपको निकल जाएगा। जैसे कि आप फाइनल वेलोसिटी को V2 मानते हैं, ठीक है, और इनिशियल को क्या मानते हैं, V1 मानते हैं, बिल्कुल सही है। तो आगे क्या हो जाएगा, आपको एक ये जो है हाफ mv² आपको वर्क ही तो होता है, यानी कि उसका यूनिट तो जूल ही होता है। तो आप यहाँ पे क्या देखिएगा कि हाफ m और V2 का होल स्क्वायर जो हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी है माइनस क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m और v² जो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आया यही आपको घटा लेना है फाइनल में से इनिशियल। ये आपको देगा कितना, नेट वर्क देगा, यानी कि वर्क नेट देगा, यानी कि आपको नेट वर्क कभी भी पूछ ले तो आपको 2 वेलोसिटी गिवन रहेगा, उससे आप निकालिएगा इसको। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है कि तरंग गति और वेव मोशन। देखिए आगे क्या कह रहा है कि तरंग गति और वेव मोशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फार्मूला तो बहुत छोटा दिख रहा है आपको, लेकिन है बड़ा। कहते हैं ना कि देखने में छोटा लगे और घाव करे गंभीर, वही है इसका। देखिए एक्चुअली इसको हम न्यू बोलते हैं, लेकिन आपको इतना डिफिकल्ट टर्म याद रखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट वेलोसिटी ही बोल दीजिए, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो इसको n इंटू में लेमडा से लिखते हैं। यहाँ पे क्या है कि v है वेलोसिटी जो होता है मीटर पर सेकेंड, ये n भी लिख सकते हैं इसको, और इसको f भी लिखते हैं। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और ये क्या है आपका तरंगदैर्ध्य है, जिसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक मैं हिंदी में भी लिख दिया, और 4 इजकल टू में आवृत्ति इंटू में तरंगदैर्ध्य जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा कि यहाँ से आपको न्यू इजकल टू और क्या लिख सकते हैं, तो देखिए आपको यहाँ पे ये जो होता है ये फ्रीक्वेंसी जो है ये किसके बराबर होता है, 1/t के बराबर होता है, यानी कि 1/t मतलब ये t क्या है, टाइम है। आपको यहाँ पे मैं दिखा दिया कि आपको इसको n भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, f भी। आप इसको n और f दोनों से इसको डिनोट करते हैं, तो इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं, दोनों सेम ही होता है, दोनों का यूनिट हर्ज ही होता है। ये मैं यहाँ पे यूनिट भी लिख दिया हूँ, हर्ज। अब यहाँ पे देखिए आगे देखिए ये फार्मूला आप याद रखिए, एक भी याद रखिए तो दोनों हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि f इजकल टू में n इजकल टू में 1/t होता है, जो कि t यहाँ पे टाइम है, तो यही बात यहाँ पे सेट किया गया, n की जगह 1/t कर दिया गया। न्यूटन्स का गुरुत्वाकर्षण का नियम, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये क्या बोलता है कि फोर्स इजकल टू में g इंटू में m1 m2 और r²। देखिए जैसे कि ये क्या है कि अगर मान लीजिए
कि ये कोई वस्तु है, यहाँ पे है m1 और यहाँ पे है मास m2 और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है r है। तो फोर्स क्या लगेगा इस दोनों वस्तु के बीच, यही बताता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो फोर्स क्या लगेगा कि यानी कि g इंटू में m1 यानी कि m2 जो दोनों मास है उसका गुना, और मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके डिस्टेंस के। g जो होता है यहाँ पे हमेशा कॉन्स्टेंट ही होता है जिसका वैल्यू होता है 6.67, इसका वैल्यू g का कितना होता है 6.67 इंटू में 10⁻⁻11। अब देखिए इसका यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है जी का, आपको ये फार्मूला याद है और जी का यूनिट नहीं भी पता है तो भी आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, आप जानते हैं फोर्स के लिए क्या होता है न्यूटन, बिल्कुल सही, और यहाँ पे डिस्टेंस है तो इसके लिए क्या हो जाएगा मीटर, लेकिन ये स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया, और ये दोनों मास है दूगो तो नीचे आएगा तो मास का क्या होता है केजी, लेकिन दूगो है तो केजी स्क्वायर। तो आप यहाँ से इसको यूनिट निकालने के लिए कोशिश कीजिएगा हमेशा, क्योंकि याद रखने में तो आपको कई बार याद रहेगा कई बार नहीं रहेगा, लेकिन इस फार्मूला को आपको याद रखना है और यहीं से आपको जी का यूनिट दिख जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण। तो ये जी का वैल्यू जो है ये हमेशा घटते बढ़ते रहता है अकॉर्डिंग टू कि आप इसको कहाँ पे देख रहे हैं, किस पोजीशन पे देख रहे हैं। तो इसका फार्मूला जो होता है जी वही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू में ME मतलब मास ऑफ जो अर्थ है सो, और RE मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, जो मैं यहाँ पे दोनों लिख दिया हूँ, आप देख लीजिएगा PDF में अच्छे से। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट नहीं, अभी एक दो पेज और है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ये कह रहा है उत्तल और अवतल दर्पण का फार्मूला। तो देखिए उत्तल और अवतल दर्पण का जो फार्मूला है 1/f, दर्पण का जो फार्मूला है 1/f इजकल टू में 1/u प्लस में 1/v होता है। ठीक है, और यहाँ पे f इजकल टू क्या होता है r/2 होता है। देखिए f क्या होता है फोकस दूरी, लेकिन r क्या होता है रेडियस होता है उस कर्वेचर का। ठीक है, तो आपको इस फार्मूला को याद रखना, लेकिन अगर आपसे नोमरिकल पूछ ले इस फार्मूला पे तो आपको सिर्फ फार्मूला रखने से काम नहीं चलेगा। आप यहाँ पे जो मैं नोट में लिखा हूँ कंसेप्ट, इसको आप ध्यान रखिए। देखिए उत्तल दर्पण में क्या होगा कि देखिए u का वैल्यू, जो यहाँ पे u मैं क्या लिखा हूँ, देखिए ध्रुव से वस्तु की दूरी, तब वस्तु की दूरी दोनों में नेगेटिव होगा, आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे f और r की बात करें तो उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होगा और अवतल दर्पण में नेगेटिव होगा, यही आपको नोमरिकल में अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। जहाँ पे v क्या है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और r क्या है तो त्रिज्या। आगे देखिए लेंस फार्मूला में आपको कुछ नहीं, लेंस फार्मूला में सिर्फ आपको u के आगे माइनस प्लेस कर देना है, बाकी फंडा इसका भी सेम है। देखिए, और ये लेंस फार्मूला से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेंस की क्षमता, जो पावर है। तो इसको पावर को हम क्या लिखते हैं, लेंस को पावर को हम लिखते हैं 1/f। इसका यूनिट क्या होता है पावर का, ये भी कई एग्जाम में पूछा गया, तो इसको d से डिनोट करते हैं, डायोप्टर होता है इसका यूनिट। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी दिया हूँ, देख लीजिए। अब इसमें क्या है कि अगर मान लिया जाए f बढ़ रहा है तो p क्या होगा, घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर f क्या हो रहा है, f अगर बढ़ रहा है तो p क्या होगा, घटेगा। ठीक है, नहीं एक मिनट रुकिए, अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, लेकिन ये बढ़ रहा है, ओ सॉरी एक मिनट वेट। देखिए ये क्या कर रहा है कि यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो f अगर बढ़ेगा तो p क्या होगा, घटेगा, और f अगर घटेगा ये घटेगा, अगर जो फोकस दूरी हुई अगर ये घटेगा तब के केस में ये बढ़ेगा। आप फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए p इक्वल टू क्या 1/f है। ठीक है, अगर f क्या होगा बढ़ेगा तो p क्या होगा घटेगा, लेकिन अगर f घटेगा तो p क्या होगा बढ़ेगा। तो ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, और ये फार्मूला पे नोमरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे फोकस दूरी दे करके और आपसे पावर पूछ लेता है। ठीक है, आपको यहाँ पे मेन जो ध्यान रखना है क्या कि उत्तल लेंस के केस में क्या होता है कि इसका फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, जब f पॉजिटिव होगा तो इसका p पावर भी पॉजिटिव होगा। लेकिन यही अगर अवतल लेंस की बात करें तो इसका f क्या होता है नेगेटिव होता है और इसका पावर भी नेगेटिव हो जाता है। चलिए लास्ट पेज है, आप इसको देखिए ध्यान से, अभी एक पेज और है। ये क्या कह रहा है, ओम्स लॉ क्या कह रहा है कि ओम्स का नियम क्या कह रहा है, ओम्स का नियम एक ही बात कहता है कि v इजकल टू में IR। आपको इससे अब जो निकलना है सब निकल जाएगा। आपको यहाँ पे अगर पावर निकलना है तो VI, आपको ये दो फार्मूला याद रखना है, बाकी सब इसी से बन जाएगा। मान लीजिए कि आपको पावर निकालना है लेकिन यहाँ पे v नहीं दिया है, कोई और टर्म में दिया है, तो आप यहाँ से फिर इस इक्वेशन से आपको इसमें पुट कर लेना है। जैसे कि मान लिया जाए कि हमें I के फॉर्म में ही चाहिए या v के फॉर्म में ही चाहिए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें से वैल्यू निकाल करके इसमें डाल लेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे p इक्वल टू हम क्या लिखे I लिखे, ठीक है, और v का वैल्यू हम यहाँ से डाल लिए, क्या हो जाएगा v का वैल्यू फिर I इंटू में r, तो पावर का फार्मूला क्या हो गया I²R। तो हमें ये सब फार्मूला को याद नहीं रखना है, हमें इसी दोनों को याद रखना है और बाकी को निकाल लेना है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट है।
क्या है कि अगर हम श्रेणी क्रम में सीरीज में जोड़ेंगे, आपको बहुत बार क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मैक्सिमम, जैसे कि 3-4 को रेजिस्टेंस दे देगा, आपको बोलेगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना है। तो जब भी आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस की चर्चा करेगा तो आपको उसमें किसमें जोड़ना है, सीरीज में जोड़ना है, सीरीज में, ठीक है। सीरीज का डायग्राम ऐसे होता है, ऐसे जाता है, और सीरीज का आपको रेजिस्टेंस पूछेगा तो सबको सीधे जोड़ देना है। सीरीज में होता है क्या, करंट आई जो होता है हर जगह पे सेम होता है, लेकिन वोल्टेज डिफरेंट हो जाता है और इसका रेजिस्टेंस भी डिफरेंट हो जाएगा। रेजिस्टेंस तो जितना जितना गिवन रहेगा वो रहेगा, लेकिन करंट सेम होता है इसमें, इस बात को याद रखना, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए, समानांतर क्रम या पैरेलल में जोड़ने के लिए अगर आपको बोलेगा तो इसको क्या होता है 1/r करके जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया आपका। इसमें क्या होता है, उसमें जैसे कि जो श्रेणी क्रम में था वो करंट क्या था, सेम, लेकिन इसमें करंट डिफरेंट हो जाता है लेकिन वोल्टेज सेम रहता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि घर में जो अपने घर में वायरिंग हुआ रहता है वो किस फॉर्म में हुआ रहता है, तो यही समांतर क्रम में हुआ रहता है, पैरेलल में। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि घर में वायरिंग हुआ रहता है समांतर क्रम में। अगर आपसे मिनिमम रेजिस्टेंस भी पूछ ले, मिनिमम रेजिस्टेंस, तभी भी आपको यही फार्मूला लगाना है, मैक्सिमम के लिए श्रेणी क्रम और मिनिमम के लिए समानांतर क्रम, ठीक है। आगे देखिए, ये फार्मूला बहुत छोटा है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी। आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, 5 स्टार। अगर इलेक्ट्रिसिटी से कोई क्वेश्चन बनेगा तो यही फार्मूला से टपकेगा, आप देख लीजिएगा। तो क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी, जहाँ पे क्यू क्या है, आवेश है, चार्ज, ठीक है, इसका यूनिट कूलम होता है। आई क्या है, धारा, करंट, जिसका यूनिट एम्पियर होता है। और टी क्या है, टाइम है आपको, ठीक है। वर्क इजकल टू में देख लीजिए, क्यू इजकल टू में आप क्या देखें, आई टी, ठीक है। आपको इसको 100% याद रखना है, ठीक है। वर्क इजकल टू क्या होता है, यानी कि भी इंटू में क्यू, यहाँ पे भी क्या है, वोल्टेज, और क्यू क्या है, चार्ज, आवेश। आप सिंपल अगर ये फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप इसको तो आपको खूब याद होगा कि फोर्स गुने में डिस्प्लेसमेंट, यही होता है वर्क। तो इसमें भी वर्क इजकल टू वर्क सेम है। आपको एफ के जगह क्या कर दीजिए, भी कर लीजिए, और डी के जगह क्यू कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। हीट इजकल टू देख लीजिए आप क्या दिया हो यहाँ पे, कभी कभी हीट जनरेट आपको पूछ लेता है क्वेश्चन में, तो इसका फार्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। आप एक ही फार्मूला याद रखिए। अगर आप बोलिए कि सर अगर आई नहीं दिया रहेगा तो अगर भी के फॉर्म में होगा, आर ए के फॉर्म में होगा, तो हम क्या करेंगे, तो फिर आपको ओम्स लॉ ही लगाना है, पी इक्वल टू में आई आर, और यहाँ से आपको जो नहीं दिया है उसके फॉर्म में आप चेंज कर लीजिए। सपोज कीजिए कि आई नहीं दिया, आर के फॉर्म में दिया है, तो यहाँ से आप आई इक्वल टू में क्या लिख लीजिएगा, भी बटा में आर के फॉर्म में आप पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में आपका हो जाएगा। तो मतलब सब फार्मूला को याद नहीं रखना है, एक बेसिक जो पेरेंट्स फार्मूला है उसको याद रखना है, बाकी उससे निकल जाएगा, पीछे से हमें रिवीजन जो किए हैं उससे दिमाग लगाएगा, ठीक है। तो ये आपका फिजिक्स के बनाने के लिए, न्यूमेरिकल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आप एक बार 2 बार देख लीजिए, पीडीएफ मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको कैसा लगा जरूर एक बार बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद।